तो हुकूमत ने बिल्कुल जनरल साहब, सही किया। ये जो बनाना रिपब्लिक है, इसमें जिस तरह आपने 12 अक्टूबर 1999 को एक्शन किया, अब ये बड़ा फौज के रोल पे क्रिटिसिज्म होता है कि जी क्या नहीं सब तमाशा देख रहे हैं, बैरकों में बैठे हुए हैं, वो क्यों नहीं अपना रोल अदा करते। क्या आप समझते हैं कि आपने भी 9 साल हुकूमत की, कि इस किस्म के इंटरवेंशन से कोई मामला बेहतर हो सकता है? नहीं देखें, अभी माहौल बिल्कुल बदल गया है, 21st सेंचुरी है। दूसरा, पाकिस्तान का माहौल बहुत बदल गया है। पहले ये जो आप कह रहे हैं, कोई जिम्मेदारी कोई फ़ौज की ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है कि फ़ौज को इंटरवीन करे। लेकिन पहले एक माहौल था जिसमें यही सुप्रीम कोर्ट जो है वैलिडेट करती थी एक्शंस को, फ़ौज के एक्शंस को। और जब कभी भी फ़ौज आती थी, कभी भी फ़ौज गलत नहीं आई। फ़ौज उस वक्त आई जब पाकिस्तान का सत्यानाश हो रहा होता था। फ़ौज पाकिस्तान को बचाने के लिए आई। मैंने कई दफ़ा मिसाल दिया है कि यहाँ पाकिस्तान में एक कॉन्फ्लिक्ट है, डायलेमा है, स्टेट और कॉन्स्टिट्यूशन का डायलेमा है। कॉन्स्टिट्यूशन सैक्रोसैंक्ट है जी, कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल वायलेट नहीं होनी चाहिए, ये हर शख्स जानता है दुनिया में। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू उसी वक्त तक है जब तक स्टेट हाजिर है। अगर स्टेट नहीं है तो कॉन्स्टिट्यूशन तो एक पीस ऑफ पेपर है। तो प्रॉब्लम ये होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को तो अपहोल्ड करो, लेकिन स्टेट जा रहा है, तो फौज के सामने जिम्मेदारी ये आती है, स्टेट को बचाते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट होता है, कॉन्स्टिट्यूशन बचाते हैं तो स्टेट जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम होता है। अब यही सुप्रीम कोर्ट ने एक लॉ भी पास किया है कि जिसमें इन्होंने एक ऑर्डर पास किया, अपनी एक डिसीजन दिया है जिसमें वैलिडेट, कोई सुप्रीम कोर्ट इस किस्म की एक्शन को वैलिडेट नहीं करेगी। तो फिर ये खुद करें, अब संभालें सुप्रीम कोर्ट ने। इसीलिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में एक सस्टेनेबल डेमोक्रेसी सोचनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। नाजरीन, अब हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा जनरल साहब से गुफ्तगू होगी। वेलकम बैक नाजरीन। जनरल साहब, आपसे ब्रेक से पहले फ़ौज के रोल के बारे में गुफ्तगू हो रही थी। या आप बताइए कि क्या वो रोल होना चाहिए इस मौजूदा जमहूरी दौर में, अगर कोई रोल होना चाहिए तो? देखिए, फ़िलहाल मैं यही बता रहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल रोल फ़ौज का कोई नहीं है। जो कुछ भी पाकिस्तान को हिस्टोरिकली जहाँ जब कभी भी फ़ौज ने इंटरवीन किया, वो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रोल नहीं था। लेकिन पाकिस्तान को एक डायलेमा है, पाकिस्तान के सामने एक एक बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट। वो मैं बता रहा था, ये कॉन्फ्लिक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का और स्टेट का। एक तरफ स्टेट है, दूसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन सैक्रोसैंक्ट है, सेक्रेट डॉक्यूमेंट है, लेकिन इसकी सैक्रोसैंक्ट होना या इसको सेक्रेड होना उस वक्त तक है जब तक स्टेट है। तो अगर स्टेट नहीं है तो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक पीस ऑफ पेपर है और कुछ नहीं है। तो प्रॉब्लम ये होता है कि वो स्टेट, ये जब भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स आती हैं, ये स्टेट को ख़त्म कर रही होती हैं। स्टेट नीचे जा रहा है, ख़त्म होने वाला है। अब फ़ौज के सामने सब, फ़ौज के पास सब भागते हैं और आर्मी चीफ के पास भागते हैं कि स्टेट को बचाओ। तो उसके सामने एक कॉन्फ्लिक्ट ये आता है कि स्टेट को बचाते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट होता है, कॉन्स्टिट्यूशन की सैक्रोसैंक्ट होना उसको बचाते हैं तो स्टेट जा रहा है। ये कॉन्फ्लिक्ट असल में, इसका हल हमें एक सस्टेनेबल डेमोक्रेसी चाहिए, हमें चेक्स एंड बैलेंसेस चाहिए। इस वक्त चेक्स एंड बैलेंसेस कोई नहीं है। पार्लियामेंट में देखें, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या जितने भी एक्स प्राइम मिनिस्टर के बेटे, सबके खिलाफ क्या क्या बातें हो रही हैं, लेकिन क्या पार्लियामेंट में कोई चेक एक्सरसाइज हो रहा है इनके ऊपर जो गवर्नमेंट कर रहे हैं? अभी एक और प्राइम मिनिस्टर साहब आ गए हैं, उनके खिलाफ क्या बातें हो रही हैं? मुझे आप टीवी पे देखें क्या बातें हो रही हैं, क्या एविडेंस उनके खिलाफ आ रहा है नहीं तो करप्शन के फिर ऊपर। क्या हल क्या है? तो हल जनरल साहब, हल क्या है? अगर फौज भी नहीं आ सकती हाँ, तो हल ये लोग हैं, एक इलेक्शन बिल्कुल होने वाले हैं, ये कैसे? ओके। हल इलेक्शन ही हल है इसका? मैंने हल पहले निकाला था, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की कॉम्पोजिशन जो हमने बनाई थी, बहुत अच्छी कॉम्पोजिशन थी।
वो एक सुपरा बॉडी नहीं थी ओवर सेनेट एंड असेंबली, लेकिन एक ऐसी बॉडी थी जहां बैठ के, जहां फौजी भी थे चारों, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और चेयरमैन, जहां उनकी आवाज़ सुनी जाए और उनकी आवाज़ का कोई इम्पैक्ट हो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर अगर वो गवर्नेंस नहीं ठीक कर रहे हैं। और दूसरा वो 58(2)B जो था वो बिल्कुल अहम एक एलिमेंट है, लेकिन उसके इस्तेमाल के ऊपर चेक हो, प्रेसिडेंट खामखाना इस्तेमाल कर सके वो, और आर्मी चीफ के ऊपर भी चेक हो कि वो खामखा में टेक ओवर ना करे। और फिर सबसे बड़ी बात, नीयतें साफ करें। अवाम जब तक नहीं जागेगी और अवाम सही लोगों को इलेक्ट नहीं करेगी, सही लीडरशिप को इलेक्ट नहीं करेगी, तो यही होगा जो अभी है। लेकिन जनरल साहब ये देखें ना, अब दोबारा इलेक्शन होने वाले हैं, ये 18 करोड़ अवाम जो है फिर इन्हीं लोगों को ले आएंगे, ये तो आपको पता ही है। बात। और उनके नुमाइंदे ये लोग हैं जो फिर आगे चुनते हैं। लेकिन आप जो हाल बता रहे हैं मसलन 58(2)B, अब देखिए ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा हुआ है कि सदर और वज़ीर आज़म जो हैं वो एक ही पार्टी के होने के अलावा सदर जो हैं वो पार्टी के सरबराह हैं। अब इस सूरत में अगर 58(2)B हो तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? जहाँ तक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का तल्लक है, अभी भी फ़ौज जो अपनी बात चाहे वो मनवाना चाहे वो मनवा सकती है और मनवा भी रही है। आप देखिएगा अहम इशूज़ पे। नहीं, वो बात सही नहीं है। क्यों, वाई शुड यू, ये आप वाई डू यू फायर योर गन ऑन फौज के शोल्डर पे उठाकर सारी जिम्मेदारी उन पे, ताकि अगर वो कुछ करें फिर कल उनको कटहरे पे खड़ी करें कि जी आपने गलत किया था, आपने कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट किया था। आप डालें कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ डालना है, ताकि वो जो कुछ भी फौज करेगी वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो। ये नहीं हो सकता कि आप उनसे एक्सपेक्ट करें कि करो और जब वो कुछ करें तो फिर उनके गले पड़ जाओ कि तुमने क्यों किया। ये नहीं चलेगा, ये अब नहीं चल सकता है। तो लिहाजा एक कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा जिसमें फौज का रोल चाहिए, क्योंकि फौज ही की तरफ लोग देखती है बचाने के लिए पाकिस्तान को। तो आप यूनिटरी सिस्टम चाहते हैं या चाहते हैं कि सूबे भी जो है ये रहे या ख़त्म कर दिए जाए इनको? नहीं, सूबे ख़त्म नहीं किए जा सकते हैं, बल्कि सूबे और बनाने चाहिए। मैं इसके हक में। अच्छा, इसके आप हामी हैं? जी हाँ। अच्छा, ये बताएं कि मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने कई दफ़ा तारीखें दी वापस आने की, अब वापस आके अपना रोल क्यों नहीं अदा करते? क्या वजह है? क्या आप समझते हैं आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उसकी वजह से खाइफ हैं, या वैसे ही कोई मुनासिब वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं? हम मुनासिब वक्त का इंतज़ार कर रहा हूँ। गिरफ़्तार किया जाएगा तो करें, गिरफ़्तार करें, देखते हैं। मैंने भी ज़रा ये पॉलिटिशियन जितने हैं ये समझते हैं कि जी जेल में जाने से पॉपुलर हो जाते हैं वगैरह, देखते हैं ज़रा क्या होता है। तो उससे मुझे प्रॉब्लम नहीं है, आऊँगा मैं ज़रूर। और अभी मेरे ख्याल में जिस तरीके से पाकिस्तान जा रहा है, मेरे आने का वक्त भी करीब आई चला जा रहा है। जनरल साहब, आपने बड़े तमतराक से कोई 2 साल कबल ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग बनाई। आप मुतमिन हैं उसकी पजीराई से या उसकी प्रोग्रेस से? क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग जो आपको छोड़ ही गए उनमें से, मसलन फवाद चौधरी साहब, लास्ट टाइम जब मैंने आपका इंटरव्यू किया तो वो मदारुल वहाम थे, अब वो पीपल्स पार्टी के तर्जमान बन गए जाके। सही बात है। कई लोगों ने छोड़ा है, कई लोग जो मेरे साथ थे गवर्नमेंट में वो जाकर, वो मारवी मेमन वहाँ बैठी हुई है नवाज शरीफ के साथ वगैरह वगैरह। हाँ। ये सारे ये मैं समझता हूँ कि ये फ्लोटिंग लोग हैं। ये जो लोग हैं ना सारे, ये सब फ्लोटिंग लोग। ये वहाँ देख रहे हैं कि कौन हुकूमत बना सकता है, इनका फ्यूचर हुकूमत के अंदर कैसे हो सकता है। ये वो है, वो एक मोहम्मद अली क्ले का था ना, एक स्टेटमेंट होती है, गाना गाता था वो, आई फ्लोट लाइक द बटरफ्लाई एंड स्टिंग लाइक द बी। ये सारे वही हैं। ये वो बटरफ्लाई की तरह फ्लोट करते रहते हैं, जिसके मर्जी चले जाएं, बैठ जाएं, और फिर जब बैठ जाते हैं तो फिर ये स्टिंग भी लाइक अ बी करते हैं और वो छोड़ छाड़ के दूसरी तरफ चले जाते हैं। तो ये सारे इनको छोड़ दें, आप इनको छोड़ दें। ये सब इनकी सिंसेरिटी, लॉयल्टी किसी के साथ नहीं है। ये जैसे वहाँ गए हैं, लोगों पे कमाल, जैसे गए हैं वैसे ही आ जाएंगे जब अगर कोई फ्यूचर हुआ मेरा। जी, आपने बड़े लोगों पे कमाल मेहरबानी किया। शौकत अजीज़ साहब को आपने, एक बिल्कुल ही नॉन पॉलिटिकल आदमी थे, उनको वज़ीर आज़म बैठा दिया यहाँ, और वो पाकिस्तान से ऐसे भागे जिस तरह उनका सियासत से कोई तल्लुक़ ही नहीं, ना ही उन्होंने कभी आपको डिफेंड किया। इसी तरह चौधरी बरदरान आपको 10 दफ़ा वर्दी में इलेक्ट कर रहे थे, अब वो इस हुकूमत के मदारुल वहाम हैं, बल्कि परवेज़ इलाही साहब तो सीनियर मिनिस्टर हैं। इसी तरह बहुत सारे ऐसे लोग हैं
जो जिन पे आपने बड़े एहसानात किए और मेहरबानी की और उनको कहीं से कहीं पहुंचा दिया, तो आपको कभी ये महसूस नहीं होता कि वो बात बिल्कुल ठीक है कि जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो? हाँ सही, बिल्कुल सही कहते हो। बात यह है कि ये सब शौकत अजीज़ की बात की आपने, एक बिग डिसअपॉइंटमेंट। दूसरी आप अच्छा, वो चौधरी क्यों जी? ब्रदर्स की बात करें, मतलब इनके जो डरपोक आदमी से मैं डिसअपॉइंट होता हूँ हमेशा। जो आदमी डरपोक हो ना और कुछ बोल ना सके और सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड हो, अपना सोच रहा हो। दूसरे जो हैं ये अपना सोच रहे होते हैं, अपनी हिफाजत, अपना फ़ायदा। तो इसलिए ये छोड़ छाड़ के अभी ये समझ रहे हैं कि मैं नहीं आऊँगा और मेरा फ्यूचर नहीं है। अगर मैं आया वहाँ और मेरा फ्यूचर हुआ, तो जैसे मैंने कहा ये वापस आने का सोचेंगे अगर मेरा कोई फ्यूचर बना। ये सारे फ्लोटिंग कैंडिडेट्स हैं। लेकिन अच्छी बात ये हुई है, अब मैंने देख लिया है, अब मैं ज़्यादा समझ गया हूँ। पहले मैं इन सबको जानता था और समझता था, लेकिन अब बहुत बेहतर समझता हूँ। अच्छा, ये बताएं जनरल कियानी से आपके कैसे ताल्लुकात हैं? वो भी तो आपके अपॉइंटी से, उनसे आप डिसअपॉइंट तो नहीं हुए? वेल मैं उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है ख़ास मेरा, मैं बात नहीं करता हूँ, क्योंकि कहते हैं आर्मी से अगर पॉलिटिक्स में आप आएँ तो फ़ौज पॉलिटिक्स से दूर रहती है। तो इसलिए मैं तो बहुत 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 ही ओकेजनल कभी मेरी बात हुई है, वरना मेरी कांटेक्ट नहीं है उनके साथ। अच्छा, आप हाल ही में एक इंटरव्यू में जो आपने इमरान खान की साबिक बेगम साहबा को दिया, जमामा खान, मैंने पढ़ा कि आपने कहा कि बड़ा आइडियल कॉम्बिनेशन हो कि अगर मैं प्रेसिडेंट हूँ और वो प्राइम मिनिस्टर हों। तो आप इससे लगा मुझे कि शायद आप इमरान खान के प्रोग्राम से किसी हद तक मुतासर हैं। देखें, मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा। मैं इतना अपने बारे में ऐसी किसी इस किस्म की बातें नहीं करता हूँ, मैं प्रेसिडेंट हूँ और ये प्राइम मिनिस्टर हूँ। वो खुद सवाल उन्होंने किया, वो खुद कुछ इस किस्म की हिंट फेंकनी थी, जिसमें मैंने कहा वेल ये हो सकता है तो ठीक है, हो जाएगा, हो सकता है। तो मैंने खुद ने ये सजेशन बिल्कुल नहीं दी थी। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं इमरान खान के नहीं। मैं ये प्रोग्राम जो देख रहा हूँ, हाँ मैं देख रहा हूँ ये PMLN और PTI की जो लड़ाई झगड़ा चला हुआ है, ये देख रहा हूँ मैं। उसमें मेरी नज़र में कीचड़ जो उछाली जा रही है एक दूसरे के ख़िलाफ़। लेकिन जहाँ इश्यूज़ रेज़ होते हैं, जैसे इमरान खान ने अभी 11 पॉइंट रेज़ किए हैं नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़, वो नवाज़ शरीफ साहब जाकर कहीं सऊदी अरब में जाकर बैठ गए हैं। पता नहीं ईद पे, मैं बकरीद पे जाने के बारे में तो मैं बहुत लोगों से समझता हूँ कि लोग जाते हैं, लेकिन ईद पे कौन सऊदी अरब चला जाता है, ये मुझे वो नहीं समझ आई। उम्रा करते हैं ना जी। अच्छा, ये बताइए इस झगड़े में क्या आप समझते हैं, हु इज़ मोर रिस्पॉन्सिबल? ये जो इमरान खान और नवाज शरीफ का जो ये दो मुल्लाओं में जो मुर्गी हराम हुई, उसका फ़ायदा तो जरदारी साहब को हो रहा है। सही बात है, जी हाँ, सही बात है। लेकिन जैसे मैंने कहा, कई दफ़ा मैंने कहा है कि हमें तीसरा पॉलिटिकल फोर्स इमर्ज होना चाहिए पाकिस्तान में, पीपल्स पार्टी और PMLN के अलावा। वही तो पाकिस्तान की सैल्वेशन है। वो तीसरा पॉलिटिकल फोर्स, चाहे अकेला हो या कोलिशन हो, वो ज़रूर होना चाहिए। तो अब ये इमरान खान एक तीसरे फोर्स के तौर पे तो आ रहा है ना? आ रहा है तो अच्छा है। उस लिहाज से मेरा कोई इनसे वो नहीं है कि यही हो, कोई भी हो, लेकिन तीसरा फोर्स ही एक पाकिस्तान का फ्यूचर बचा सकता है। वरना अल्लाह ही हाफिज़ है। अगर यही फोर्स पॉलिटिकल स्टेटस को रहा तो अल्लाह ही हाफिज़ है पाकिस्तान का। तो अब आप खुद भी तो कह रहे हैं ना कि अभी मैं वापस आऊँगा तो आप अपनी पार्टी को ऑर्गेनाइज करेंगे, तो आप खुद को समझते हैं कि आप एक तीसरा फोर्स के तौर पे इमर्ज कर सकते हैं? और ये जो आपने प्रोग्राम बताया है, इस पे यू कैन सेल इट टू द पीपल? यस, आई थिंक मैं प्रोग्राम सेल कर सकता हूँ। लेकिन ये कहना कि मैं इमर्ज हो जाऊँगा एक थर्ड फोर्स, नहीं, मुझे ऐसी फ़िलहाल गलतफहमी नहीं है। अच्छा। लेकिन मैं उस थर्ड फोर्स को इमर्ज कराने में कितना कामयाब हो सकता हूँ या ख़ुद कितना कामयाब हो सकता हूँ, वो मेरे आने ही पे होगा। आपने पूछा था मेरी पार्टी के बारे में। मेरी पार्टी मेरे ख्याल में रीज़नबली ठीक तरीके से चल रही है। इसकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रास रूट डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जा रही है, नीचे भी जा रही है। लेकिन इसमें पॉलिटिकल शख्सियतें नज़र नहीं आती हैं, जैसे इसीलिए आप लोगों को शक है कि पार्टी पता नहीं कैसे कर रही है।